हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, ये रिलेटेड है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी उस कंडीशन में जब कंसंट्रेशन हो जाए ऑलमोस्ट ज़ीरो, है ना। और कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो कब होगी कि डाइल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट। दैट मीन्स हमने डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया है कि कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो गई है। तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी होगी वो कहलाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए कॉलराउस लॉ क्या कहता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है तो उसके कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी का समेशन कर दो। ओके, तो जैसे सोडियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी। बेरियम क्लोराइड की निकालनी है, बेरियम आयन और ट्वाइस ऑफ क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी। क्लोराइड आयन यहाँ डबल है ना, फॉर्मूले में देखिए Cl2 है। ओके, इसी तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट की निकालनी तो दो एल्यूमिनियम आयन है, सो ट्वाइस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस थ्राइस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। ओके, इसी तरह से अगर हमें NaBr की निकालनी है तो सोडियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस ब्रोमाइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मोलर कंडक्टिविटी विच डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ अदर आयन। इसका मीनिंग क्या हुआ? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में क्या होता है कि आयन इंटरैक्शन ज़ीरो हो जाता है। मतलब सोडियम क्लोराइड की बात करें जैसे, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में सोडियम आयन्स होंगे, क्लोराइड आयन होंगे, तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करेगा, सोडियम आयन दूसरे सोडियम आयन से रिपेल होगा, इसी तरह से क्लोराइड आयन दूसरे क्लोराइड आयन से रिपेल होगा। बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में क्या होगा कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इतने ज़्यादा दूर दूर हो चुके होंगे कि दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, और इसी तरह से जो सिमिलर चार्जेस वाले आयन थे उनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, तो जो इंडिविजुअल आयन की मोलर कंडक्टिविटी है वो दूसरे आयन की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होती है ना। तो जैसे सोडियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी जो NaCl में होगी वही सोडियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी NaBr में भी होगी, है ना। दोनों सॉल्ट अलग है बट स्टिल सेम होगी, बिकॉज इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में दूसरे आयन की प्रेजेंस का कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, इन जनरल हम लिख सकते हैं द इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी इज द चार्ज ऑन कैटायन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कैटायन मल्टीप्लाइड बाय द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ एनायन मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और इन दोनों का समेशन करेंगे तो हमारे पास में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। ओके, अब इस टॉपिक पे नॉर्मली न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कॉलराउस लॉ की क्या क्या यूजेस हैं? तो एक बड़ा सिंपल यूज़ है, अगर हमें आयंस की मोलर कंडक्टिविटी पता हो तो हम इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर 127 एंड 67, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड। ओके, फॉर्मूला है लिखा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन प्लस ट्वाइस ऑफ क्लोराइड आयन। ओके, अब बेरियम आयन की हमको दे रखी है 127, क्लोराइड की 67 है, जस्ट डबल कर दिया क्योंकि क्लोराइड आयन डबल है, तो हमारे पास में बेरियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी आ गई। ठीक है, तो एक तो इसकी एप्लीकेशन है। दूसरा है यहाँ पे हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी हम ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके निकाल सकते हैं। ये है ग्राफ बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट ऑफ कंसंट्रेशन। जब हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे इस तरह से, तो ये जब इस एक्सिस को टच करेगा तो हमारे पास में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगी, है ना। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा होता है तो वो वाई एक्सिस को टच नहीं करता। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम कोलराउस लॉ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड आर दैट मच। ओके, तो आपको करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो लिख लीजिए सबकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी कोलराउस लॉ के हिसाब से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हो जाएगी अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, बेरियम हाइड्रोक्साइड की बेरियम आयन प्लस ट्वाइस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, बेरियम क्लोराइड की बेरियम आयन प्लस ट्वाइस ऑफ क्लोराइड आयन,
अमोनियम क्लोराइड की अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। ठीक है, तो हमने 4 इक्वेशंस बना ली। इन इक्वेशंस को हम ऐसे सॉल्व करें कि हमारे पास में जो फर्स्ट इक्वेशन जिसके लिए हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी अननोन है वो आ जाए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वेशन में से हमको बेरियम हटाना है। बेरियम हमें चाहिए नहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, है ना, बट हमें हाइड्रोक्साइड तो चाहिए, है ना, ये वाला चाहिए हमको। ठीक है, तो इक्वेशन 2 - 3 कर देते हैं, बेरियम कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इक्वेशन 2 - 3 अगर हमने किया तो बेरियम से बेरियम कैंसिल हो गया। ओके, अब बचा क्या हमारे पास में, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मोलर कंडक्टिविटी माइनस ट्वाइस ऑफ क्लोराइड आयन मोलर कंडक्टिविटी। ओके, अब क्या, अब इक्वेशन 4 बची हमारे पास में ये। ओके, इक्वेशन 4 का हमने डबल कर दिया। इक्वेशन 4 का डबल करेंगे तो ट्वाइस ऑफ अमोनियम आयन आ जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ क्लोराइड आयन आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रखा है, देखिए 2 - 3 का जो रिजल्ट आया वो ये रहा, और 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 4 का रिजल्ट ये रहा, दोनों को ऐड कर रखा है, दोनों को ऐड कर देते हैं। क्लोराइड से क्लोराइड कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास में क्या बचा, फाइनली हमारे पास में बचा ट्वाइस ऑफ अमोनियम आयन प्लस ट्वाइस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये बचा इक्वेशन में। आयन्स लिखा है मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन एंड ट्वाइस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये बचा फाइनली हमारे पास में, है ना। तो जिस तरह से हमने इक्वेशन सॉल्व की उसी ऑर्डर में वैल्यू रखते जाते हैं। इक्वेशन 2 के लिए मोलर कंडक्टिविटी है 523, रख दी। इक्वेशन 3 के लिए 280 रख दी। 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 4 दैट इज 129 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कर दिया। इसी ऑर्डर में मोलर कंडक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी ट्वाइस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। देखिए ये आया था ना इक्वेशंस को सॉल्व करने पे, ट्वाइस ऑफ अमोनियम आयन प्लस ट्वाइस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के पास में आप करने के बाद आपके पास में ट्वाइस में आई, सिर्फ आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी करनी तो रिजल्ट डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, वो भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट गेट डिसोसिएटेड एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डायरेक्ट नंबर ऑफ आयंस के प्रोपोर्शनल होगी। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा उतने ही ज़्यादा हमको आयंस मिलेंगे, है ना। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस एट दैट कंसंट्रेशन। और ये जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, क्योंकि इस टाइम पे डिसोसिएशन कंप्लीट हो चुका होता है लिमिटिंग कंडीशंस में। ओके, तो नंबर ऑफ आयंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये लैम्डा है, और टोटल नंबर ऑफ आयंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये फैक्टर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो दोनों का अगर हम रेशियो निकाल रहे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे पता हो और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता हो। ठीक है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट मच एसिटिक एसिड इज दिस मच, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज दिस। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आगे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकलता है। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला, लैम्डा एम दैट मीन्स इस कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है तो वो थी 48.15, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 390.5, सॉल्व किया तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। ठीक है, एसिटिक एसिड है, ये डिसोसिएशन पे 2 आयन देगा, है ना, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए ये वाला फॉर्मूला आता है फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, C इज द कंसंट्रेशन दैट इज गिवन 0.001028, C की जगह पर रखा है, अल्फा आपने निकाला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स थे हमने सब डिस्कस किए हैं, इससे न्यूमेरिकली बनता है नॉर्मली इस टॉपिक से, तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।